हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सूरज विशाल में। तो जैसा कि आपको बता दें कि कड़ाके की ठंडी गिर रही है, तो अब सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और बाहर ही ज़्यादा अपने वर्क काम से का मतलब रखें और अपने आप को सेफ्टी बनाए रखें। आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफओएस एंड कैपिंग, रिकैपिंग और कुछ पार्ट्स। तो माइनिंग मशीनरी का ये लेक्चर आपका 10वां होगा। ओके, तो बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पहले से कर रखा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कमेंट आप लोग का नहीं आता है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट किया करिए कि आप लोग को अच्छा पसंद आ रहा है या नहीं, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या नहीं, तभी तो मैं आगे कुछ और भी बेहतरीन परफॉर्म कर पाऊँगा। तो ठीक है, फिर भी मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। तो आपका ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब समझना है, सुरक्षा का गुणांक। हर एक रोग का एक ना एक एफओएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता ही है। तो ये रस्सी का नामांकन मतलब टूट किसी भी रस्सी की टूटने की ताकत और उस पर कार्य करने वाले न्यूनतम स्थिर भार के अनुपात को ही दर्शाता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर हम लोग बोलें तो रस्सी की नाप मात्र टूटने की ताकत अपन एकदम स्थिर भार को ही हम लोग एफओएस कहते हैं। सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या क्या फैक्टर है। तो पहला आपका हो जाएगा डेप्थ। डेप्थ यानी गहराई बढ़ने पर रस्सी का भार अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे इसे नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा गुणांक को थोड़ा कम किया जाता है। ओके। दूसरा, त्वरण एक्सीलरेशन, त्वरण की दर बढ़ने पर रस्सी के लिए सुरक्षा गुणांक भी बढ़ता है। ठीक है। तीसरा, मंदन दर मंदन दर बढ़ने पर रस्सी के लिए सुरक्षा गुणांक बढ़ता है। चौथा, कार्य की स्थिति, कैसा आपका कार्य करना है। तो कार्य की स्थिति के लिए हम बता दें कि प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे गीली जगह में अधिक सुरक्षा गुणांक की आवश्यकता पड़ती है। आगे 4 हम लोगों ने देखा फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पर प्रभावित करता है। फैक्टर ऑफ, तो आपका डेप्थ पर, एक्सेलरेशन गहराई, त्वरण, मंदन और कार्य की स्थिति पर। 5वां नंबर देखेंगे। 5वां नंबर में कह रहा है कि मनुष्य या सामग्री परिवहन, हम लोग मैन या मटेरियल को जब परिवहन ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके द्वारा, तो यदि रस्सी का उपयोग मनुष्य परिवहन के लिए किया जा रहा है तो इसका सुरक्षा गुणांक अधिक ही होना चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओएस। 6वां, रस्सी का झुकाव, बार बार झुकने वाले रस्सी में उच्च सुरक्षा गुणांक होना ही चाहिए। 7वां, झटके के भार, झटकों के भार को सहने वाले रस्सी में उच्च हाई सेफ्टी गुणांक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है तार का रस्सी का चयन, मतलब किसी भी वायर रोप को चयन किस प्रकार, सिलेक्शन ऑफ वायर रोप किस प्रकार करेंगे हम लोग। ठीक है। तो पहला आपका बोल रहा है कि गीली जगह, कहीं भी गीली जगह या समस्यात्मक वातावरण है तो जंग से बचने के लिए गैल्वेनाइज्ड रस्सी का उपयोग करेंगे, जिस प्रकार उस पर किसी भी प्रकार क्षरण या जंग लगने की नहीं लगेगा तो वहाँ वो काम करेगा। अब अगला देखेंगे, स्थिर या चलती हुई रस्सी, मतलब चलती हुई रस्सी अधिक लचीली होनी चाहिए। ठीक, अधिक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा, घूर्णन गुण यानी क्रेन में ऐसी रस्सी का उपयोग करें जिससे घूर्णन न हो। ठीक। चौथा, झटके के भार, झटकों का सामना करने के लिए स्टील कोर वाली रस्सी का ही उपयोग करें। झटकों का सामना करने के लिए स्टील कोर वाली रस्सी का ही उपयोग करें। आपका सिलेक्शन ऑफ वायर रोप के कुछ ये 4 नाम, मतलब 4 चीज़ें थी जिस पर वातावरण पर डिपेंड करता है, आपकी रस्सी पर डिपेंड करता है, गुणांगुण पर डिपेंड करता है, और सिलेक्शन आपका झटके के भार पर भी डिपेंड करता है। आपका लास्टवा उसमें है कि 5वां, घिसावट के प्रतिरोध, इसको देख लेते हैं फिर नीचे बढ़ेंगे। घिसावट के प्रतिरोध मतलब खनन या वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली रस्सी चिकनी और मजबूत होनी चाहिए, ऐसा हम लोग का सिलेक्शन ऑफ वायर रोप करेंगे। आगे हम लोग किसी भी वायर रोप का मेंटेनेंस कैसे करेंगे या रख रखाव कैसे करेंगे, ये हम लोग देखेंगे।
किसी भी रस्सी का देखभाल और मेंटेनेंस कैसे रखेंगे। तो पहला अगर बात करें हम, तो काम के लिए उपयुक्त रस्सी का सही चयन करें। जिस प्रकार का आपका काम हो उसी प्रकार का अपने रस्सी का सही सिलेक्शन किया जाए। दूसरा, संक्षारक वातावरण में गैल्वेनाइज रस्सी का उपयोग करें। जहाँ गीली जगह है वहाँ पर गैल्वेनाइज रस्सी का उपयोग नहीं किया जाए। तीसरा, रस्सी को उसके सुरक्षित भार से अधिक न लोड दें। आपका जो भी रस्सी है उसके सुरक्षित भार, जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसके अनुसार ही उस पर लोड दिया जाए। चौथा, रस्सी को काटने से पहले उसे मजबूती से बांध लें। किसी भी रस्सी को काटने से पहले उसे मजबूती से बांध लिया जाए। ये था आपका मेंटेनेंस ऑफ रोप। ठीक, इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको भी देख लेते हैं। 5वां नंबर, बाहरी दबाव झेलने वाली रस्सी में फाइबर कोर का उपयोग न करें। जो भी एक्सटर्नली दबाव झेलने वाली रस्सी है उनमें फाइबर कोर का उपयोग न किया जाए। छठवां, ड्रम और पुली के आकार के अनुसार रस्सी का लचीलापन होना चाहिए। ठीक। 7वां नंबर कह रहा है कि रस्सी को चिकनाई देकर सूखी और हवादार जगह पर रखें। रस्सी को चिकनाई देकर सूखी और हवादार जगह पर रखें। 8वां पॉइंट, रस्सी को सावधानीपूर्वक संभालें और खोलते समय क्रीज या मोड़ से बचें। क्रीज, रस्सी को सावधानीपूर्वक संभालें और खोलते समय क्रीज या मोड़ से बचें। मोड़ से इसलिए कि उसे टूटने या हानि पहुंचने की आशंका रहती है। इसमें आगे कुछ पॉइंट फिर और है, जिसमें कि कहा गया है 9वां नंबर कि रस्सी का नियमित निरीक्षण इंस्पेक्शन किया जाए और उसे एसिड रहित चिकनाई जगहों पर रखा जाए। ठीक है, वो उस पर किसी भी प्रकार का एसिड नहीं पड़ना चाहिए और उसे नियमित जांच करते रहना चाहिए। 10वां, उपयोग की परिस्थितियों के अनुसार रस्सी की सुरक्षित जीवन अवधि का आकलन करें और समय पर बदलें। जो भी हम लोग रिकैपिंग करते हैं तो आप लोग ये कमेंट करके जरूर देखें कि रिकैपिंग हम लोग कितने महीने पर करते हैं या कितने दिन पर। रिकैपिंग कितने दिनों पर करते हैं। तो ये हो गया 11वां नंबर, जिसमें क्या कह रहा है, रस्सी का गति झटकों से बचें और हर 6 महीने में रस्सी को दोबारा कैप करें। देखिए यहाँ पर तो आंसर लिखा ही हुआ है कि हम लोग जो कैपिंग करते हैं हर 6 महीने में रिकैपिंग करते हैं, हर 6 महीने में। ठीक है, आंसर तो आपको मिल ही गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रस्सी में खराबी के प्रकार। रस्सी में खराबी के कुछ प्रकार हो सकते हैं, तो क्या क्या होंगे वह देखेंगे। तो पहला आपका है घिसावट। घिसावट, क्योंकि आपका बाहरी घिसावट एक आंतरिक घिसावट हो सकती है। तो बाहरी घिसावट में यह है कि रस्सी के बाहरी हिस्से का क्षण किसी प्रकार से जंग लग गया या कुछ हो गया तो उसके कारण, बाहरी घिसावट के कारण वह खराब हो सकता है। आंतरिक घिसावट की बात करें तो तारों की आपसी घर्षण होने से होने वाला नुकसान आंतरिक घिसावट कहलाता है। आगे आगे दूसरा नंबर क्या है कि जंक, जो जंक लग जाता है किसी वायर पे, तो उसमें अम्लीय या नमकीन वातावरण से इसे सही चिकनाई और ग्लेनाइट रस्सी से रोका जा सकता है, तभी वो सुरक्षित रहेगा। पानी जंग, यानी पानी से होने वाला जंग जो घिसावट को तेज करता है, उससे बचाए रखें। फैटिग, थकावट, यानी बार बार लोडिंग और अनलोडिंग से रस्सी की ताकत कमजोर हो जाती है। चौथा, 5वां कह रहा है कि संक्षारण, थकावट, यानी जंग और थकावट के संयोजन से रस्सी जल्दी खराब हो जाती है। तो ये था आपका रस्सी खराब होने के प्रकार, जिसमें कि आपका घिसावट आता है, जंग पानी आती है, पानी वाली जंग, और थकावट फैटिग आती है, और संक्षारण रुकावट और दुर्घटना। छठवां अंतिम इसमें टॉपिक मतलब हाँ टॉपिक ही है, पॉइंट, कि दुर्घटनात्मक क्षति, यानी किसी प्रकार से रस्सी पर कोई आकस्मिक प्रभाव या नुकसान पहुंचा है, चोट पहुंचा है, कि कोई मशीन वशीन गिरी है तो उसके कारण उसका कोई नुकसान हुआ है, तो इसके कारण दुर्घटना क्षति भी हो सकती है। तो ये था आपका वायर खराब होने का प्रकार। आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो वायर रोप, तार रस्सी का प्रशिक्षण इंस्पेक्शन कैसे करते हैं हम लोग। तो टेंसाइल टेस्ट आप लोग जानते होंगे, जिसमें कि रस्सी के एक तार को तन्यता ताकत का आकलन करके उसका टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। दूसरा,
टेंशन टेस्ट यानी तनाव परीक्षण, जिसमें कि तार को घुमाकर उसकी विफलता तक उसकी ताकत की जांच की जाती है। यह होता है आपका टेंशन टेस्ट। आगे तीसरा नंबर रिवर्स बैंड परीक्षण, यानी रिवर्स बैंड टेस्ट में क्या होता है कि तार को बार बार मोड़कर उसकी लचीलापन की जांच किया जाता है। ठीक। आगे चौथा नंबर रैपिंग टेस्ट। रैपिंग टेस्ट में यह होता है कि तार को घुमाकर उसकी सतह पर दरार की जांच किया जाता है, उसे हम लोग रैपिंग टेस्ट कहते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई पूछ दिया आपको कि रैपिंग टेस्ट क्या होता है, रिवर्स बैंड टेस्ट क्या होता है, तो आपको यह बताना पड़ेगा। रिवर्स बैंड, तार को बार बार मोड़कर उसकी लचीलापन को जांच करना रिवर्स बैंड कहलाता है। रिवर्स यानी हम लोग अब ऐसे से चेक कर रहे हैं आगे पीछे करके। रैपिंग टेस्ट यानी घुमाकर उसकी सतह में जो दरार है उसको चेक किया जा रहा है, तो रैपिंग टेस्ट कहलाएगा। टेंशन टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट और रिवर्स टेस्ट और रैपिंग टेस्ट हम लोग करते हैं इसका इंस्पेक्शन वायर रोप का। और एक ठो और टेस्ट है पांचवा, जो कह रहा है, हम लोग बताता हूँ, हैंड टेस्ट, यानी तार को मोड़कर उसकी ताकत का अनुमान लगाना। किसी भी तार को मोड़कर उसकी ताकत का अनुमान लगाना हैंड टेस्ट कहलाता है। हो गया पांच प्रकार का इंस्पेक्शन हम लोग वायर रोप को कर सकते हैं। अब हम लोग कैपिंग रीकैपिंग पढ़ेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा और आपको पता होगा। कैपिंग रीकैपिंग, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। रस्सी के उस सिरे को जहाँ भार जोड़ा जाना है, एक कैपल द्वारा जोड़ा जाता है, उसे हम लोग कैपिंग बोलते हैं। तो कैपिंग के प्रकार आपके हो जाते हैं। तो कैपिंग के प्रकार यानी वाइट मेटल कैपिंग, कोन सॉकेट टाइप, वेज टाइप कैपिंग, रिलायंस रोप केबल, आपने सुना होगा यह कैपिंग, रिलायंस रोप कैपिंग। केबल तो उसमें आपका सस्पेंशन गेम होता है, यहाँ आपको रिलायंस रोप कैपिंग पढ़ना है। और स्प्लिट केबल और रिवेट्स के साथ कैपिंग, 3 ठो आपका होता है। तो रीकैपिंग हम लोग पढ़ेंगे अब। तो रीकैपिंग क्या है? रीकैपिंग, तो आपको रीकैपिंग के बारे में बताते हैं कि रीकैपिंग हर 6 महीने में रस्सी को रिकैप किया जाता है। इस रस्सी की कम से कम 2 मीटर हिस्से को काटकर उसकी स्थिति की जांच की जाती है। यह आपका रीकैपिंग कहलाता है। और स्प्लाइसिंग अगर बात करें, तो स्प्लाइसिंग आपकी 2 रस्सियों को स्थायी रूप से जोड़ने की विधि होती है। स्प्लाइसिंग 2 प्रकार से, मतलब 2 रस्सियों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया आपकी स्प्लाइसिंग कहलाती है। इसे डीजीएमएस द्वारा वाइंडिंग ड्रम पर अनुमति नहीं दी जाती है। मतलब स्प्लाइसिंग किए हुए वायर वाइंडिंग ड्रम में कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आता ही आता है। अगर हम स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया की बात करें, तो हम लोग समझेंगे कि स्प्लाइसिंग की लंबाई किस पर प्रक्रिया पर निर्भर करती है। तो स्प्लाइसिंग की लंबाई तय करें उस प्रक्रिया पर। और दूसरा है कि दोनों रस्सियों को वाजिब स्प्लाइसिंग लंबाई पर बांधें। और तीसरा बोल रहा है कि तारों को खोलें और कोर को हटाएं। ये स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब समझ रहे हैं ना, कैसे किया जाए वो बोल रहा है। और चौथा मतलब बोल रहा है कि दोनों रस्सियों को पास लाएं और तारों को क्रॉस करके जोड़ें। ये है स्प्लाइसिंग। और पांचवा बोल रहा है कि मुख्य कोर को हटाकर तारों को स्थायी रूप से शिफ्ट किया जाए। ये आपका स्प्लाइसिंग का प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। ओके, तो हम लोग 5 पॉइंट पढ़ लिए। आगे देखेंगे क्या दिया है। तो आपका ये अंतिम ही था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आया होगा। और आप सभी के लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और नया साल में आप लोगों को कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिले, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और अपने काम को मेहनत से करते रहिए, आपको कभी ना कभी सफलता मिलेगी ही। और मुझे जहाँ तक मालूम है वैकेंसी आने वाली है कुल इंडिया में, तो आप लोग तैयारी बेहतरीन करते रहिए। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तो ट्रेनिंग करेंगे ही, जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और मैन सर्टिफिकेट आ चुका है, वो अपनी तैयारी जम कर करें। वैकेंसी आएगी तो आपको सिलेक्शन, अपनी सीट एक निर्धारित ज़रूर करनी है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे वीडियोज़ को पसंद ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद।